जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के स्वराज संकल्प यात्रा के रथ के स्वागत के लिए जुड़ी हुई इस आम सभा में उपस्थित हमारे एक से एक बढ़कर राजस्थान के किसान नेता, विधायक, पूर्व पदाधिकारी और सभी आने जाने नेता हैं जो मंच पर आते हैं, उन सबका स्वागत। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जहां आया और तालियों की गड़गड़ाहट, शुभकामना। नरेंद्र मोदी जहां आया और तालियों की गड़गड़ाहट, सद्भावना। और नरेंद्र मोदी जहां आया और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको स्थापित करने के लिए आशीर्वाद आया। इसका कारण ये है कि पिछले 9 साल से हमारे देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है। भाइयों बहनों, देश की जो शासन पद्धतियां है, जहाँ भी जिस तरह भी शासन चलता है, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव अगर कोई है तो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति भी उनकी राय से चलते हैं। राष्ट्रपति का नाम ऊपर भले हो, लेकिन प्रधानमंत्री है। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे हैं और 90 घोटाले हुए। एक के बाद एक घोटाला होता चला गया, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, मंत्री उनके भ्रष्टाचार में लिप्त हो चले गए और सब तरह के भ्रष्टाचार। क्योंकि जनता धीरे धीरे सारा दृश्य देखती है, अखबारों में, टीवी में जब आता है तो सारी जानकारी लेती है। लोकसभा का सत्र जब चलता है उस समय लोकसभा जो दिखाई जाती है अपने चैनल से, उसको देखती है। और ये सारा देखने के बाद जनता का मन बनता है कि भाई ये प्रधानमंत्री इस देश में ठीक नहीं रहा और ये प्रधानमंत्री इस देश में ठीक नहीं रहा। उसी का नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी का जो ही नाम आता है और आपकी आंखें खुल जाती है, आपका मन जो है इस देश की राजनीति को शुद्ध करने में लग जाता है। ये कारण मैं यहाँ नहीं, सारे राजस्थान में देख रहा हूँ। मैं 4 अप्रैल से लगातार स्वराज संकल्प यात्रा में 4 जनवरी से श्रीमती वसुंधरा राजे की रथ के साथ चल रहा हूँ और सारे राजस्थान में एक ऐसा माहौल बन गया। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे भाई भी कह रहे थे कि मई जून में लोकसभा के चुनाव होंगे। जैसी परिस्थितियां बन रही है और जैसा कानून लोकसभा में पास कराया जा रहा है, इससे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव भी विधानसभा के साथ हो सकते हैं। और इसलिए हमको तैयारी करनी है कि विधानसभा से भी कांग्रेस को हटाना और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए वहां भी कांग्रेस को हटाना। ये 2 बातें बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये देश 65 साल हो गए आजाद हुए और जब हम लोग जनसंघ में काम करते थे, जिस समय इस देश में कांग्रेस का राज था, सारे देश में राज था, सारे राज्यों में राज था। जनसंघ 1951 में पैदा हुआ था और जब जनसंघ में हम काम करते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी और इनकी नौजवानों की एक टीम थी जनसंघ में, जिन्होंने कल्पना की थी कि देश बहुत बड़ा है, देश महान है, इस देश को शक्तिशाली देश के रूप में इस देश में खड़ा करने के लिए हमको अणुबम बनाना चाहिए। अणुबम, एटम बम, क्योंकि दुनिया के 5 देशों के पास एटम बम है और ये 5 देश दादागिरी करते हैं अपनी ताकत का, और इनमें सबसे बड़ा दादागिरी करने वाला अमेरिका है। तो इन 5 देशों की दादागिरी खत्म करने के लिए जनसंघ ने एक प्रतिज्ञा की थी, इस देश में एटम बम हमको खड़ा करना चाहिए, बनाना चाहिए। एटम बम बन गया, वैज्ञानिकों के कब्जे में रहा, लेकिन इस देश का कोई प्रधानमंत्री उस एटम बम को फोड़ने की, दुनिया के सामने एक ताकत जताने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए आपको याद कराना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, पहला काम उन्होंने किया कि पोखरण में जाकर के
दूसरे हथियार भी है, फौज भी है, सेना भी है, पुलिस भी है और एटम बम भी है, जिससे सारी दुनिया करती है। दुनिया का कोई शक्तिशाली देश खुद से हिम्मत करके आठ नहीं बना सकता। लेकिन कांग्रेस के राज में क्या हो रहा है? हम शक्तिशाली एटम बमधारी देश और एक छोटा सा पाकिस्तान जब चाहे तब छेड़खानी कर देता है, जब चाहे तब आतंकवादी कर देता है, जब चाहे तब हमारी लोकसभा पर हमला कर देता है, जब चाहे तब आतंकवादियों से हमारे नेताओं को, पुलिस के अधिकारियों को जो है मरवा देता है। छोटा सा देश पाकिस्तान से लेकर उधर बांग्लादेश, आपको याद होगा इस बांग्लादेश को 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनवाया था। मैं आज श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लूंगा, हमारे धर्म के विरोधी राजनीतिक दृष्टि से उनका विरोध लगातार करते रहे, लेकिन एक काम उन्होंने ऐसा किया कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये छोटे छोटे जो देश थे, उधर बांग्लादेश है, हमने पैदा किया। बांग्लादेश के 3 करोड़ लोग आज हमारे देश में घुस करके और आसाम और उड़ीसा के मतदाताओं में सम्मिलित होकर के इस देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। लगातार बांग्लादेश के आक्रमणकारियों, बांग्लादेश के अतिक्रमियों का इस देश में कोई इलाज कांग्रेस सरकार नहीं कर सकी। ये दो बातें उधर कभी कभी चीन तो कमाल ही कर रहा। आज हमारे देश में सबसे बड़े शर्म की बात होनी चाहिए इस देश के लिए कि हमारे देश की 41,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी चीन ने दबा रखी है। और दबाने के साथ ही जब चाहता है चीन आगे आ जाता है, बढ़ जाता है और जमीन को कब्जा करता है, सुरंग होते हैं और हिंदी चीनी भाई के सारे जो मारे लगे थे इस देश पे, उन पर जो है वो पानी फेंक देता है। ऐसा चीन अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबको दबाने के लिए शक्तिशाली एटम बमधारी हिंदुस्तान को खड़ा होना होगा। ये बाहर की स्थिति है, आंतरिक स्थिति में आपको बताना चाहता हूँ। 2 महीने पहले हमारे छत्तीसगढ़ के 30-32 राजनेता तो प्रादेशिक स्तर के भी थे, राष्ट्रीय स्तर के भी थे, चाहे कांग्रेस के हो, लेकिन हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करते और इसलिए 36-32 राजनेताओं को नक्सलवादियों ने आकर के ढूंढ डाला और इस तरह ढूंढ डाला और आज तक उसका पता नहीं चला, जैसे कि भेड़ बकरी को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद कुछ समय पहले पटना के जो है प्लेटफॉर्म पर एक पुलिस अधिकारी उसके साथियों को उनको ढूंढ डाला नक्सलवादियों ने, और अभी कुछ दिन पहले 6 पुलिस अधिकारियों को उन्होंने ढूंढ डाला। नक्सलवादियों ने जो हिंसा में विश्वास करने लगे हैं, आपको मैं याद करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद 1947 में देश आजाद हुआ उसका नहीं था। नक्सलवाद 1947 में नहीं था। नक्सलवाद पैदा हुआ इस देश पे 1967 में, और जब 1967 में नक्सलवाद पैदा हुआ, पश्चिमी बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलवाड़ी, उस नक्सलवाड़ी में बेकारी थी, उस नक्सलवाड़ी में बेरोजगारी थी, उस नक्सलवाड़ी में भूखमरी थी, उस नक्सलवाड़ी में बेइंसाफी थी। और इसलिए कुछ नौजवानों ने ये फैसला किया कि हमारे वोटों से चुनी हुई केंद्र की प्रदेश की सरकार है, हमारी भूख नहीं मिटा पा रही, हमारी बेरोजगारी नहीं मिटा पा रही, हमारी इंसाफ नहीं दे पा रही, इन सब कारणों से नक्सलवाद का अलावा कुछ नौजवान खड़े हो गए। ये बात आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूँ, नक्सलवाद एक खतरा था हिंसक तरीकों से राज बदलने का, और जब हिंसक तरीके से राज बदलने का जब माध्यम आता है तो कितनी हिंसा होती है, देश में हुई क्रांतियों में देख चुके हैं, और इस चीज को खत्म किया जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, नक्सलवाद को खत्म करने की हिम्मत कांग्रेस नहीं कर सकी। आज की तारीख में मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, इस देश के 8 प्रांतों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका है। 8 प्रांतों में नक्सलवादियों की बंदूकें घर जमाती रहती है, वहां के प्रशासन राज्य सरकार को चुनौती देती रही है। 131 जिलों में नक्सलवाद फैल रहा है, और ये नक्सलवाद अगर इसको रोका नहीं गया तो क्या हालत करेगा। हम राजस्थान के हैं, मैं आपको राजस्थान के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। ये पश्चिम में
नक्सलवाद वहां पर भी अपने बीच हो चुका है। और ऐसी स्थिति में अगर इस नक्सलवाद को ठीक ढंग से नहीं निपटा गया तो इस देश में हिंसा की जो राजनीति चलेगी वो तो आपके लिए अच्छी है, देश के लिए अच्छी है। और ऐसी स्थिति में इन सब समस्याओं को निपटने के लिए एक शक्तिशाली देश का नेता चाहिए। वो नेता उभर रहा है, देश की जनता जिसकी तरफ देख रही है वो है नरेंद्र मोदी। और इसलिए मैं आपके सामने मेरे भूमिका इसलिए और इन समस्याओं को हल करें, ताकत ईमानदारी से उसका करती और आज तो हम दुनिया के सबसे बड़े देश है, सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, आबादी हमारी ज्यादा, नौजवान हमारा बहादुर, बलिदानी नौजवान सैनिक, शक्ति हमारे पास। और इसके बाद हम दुनिया के देशों में टुकुर टुकुर देखते हैं। याद होगा आपको, दुनिया के देशों ने कहा था एकम रथ चलाओ अटल जी, अगर एकम रथ तुमने छोड़ दिया, दुनिया को दिखा दिया तो हम तुम्हारे प्रतिबंध लगाएंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, तुम्हारे विद्यार्थी बिरादरी से बाहर कर देंगे। ये इसलिए याद कराना चाहता हूँ, दुनिया के सब दादा लोगों ने, दादा देशों ने ये चैलेंज और ये धमकियां दी थी, लेकिन भारत ने पहली बात कही, उन्होंने कहा तुम जब चाहो कर लो, 120 करोड़ के बाद इस देश का मैं प्रधानमंत्री हूँ, इस देश की सुरक्षा, इस देश की शक्ति को प्रदर्शित करने का मेरा हक है। और सारे दुनिया के देश जब पार करके वापस उस बात को स्वीकार करना पड़ा, आज हमसे संबंध बढ़ाए हो गए। ये बात इसलिए आज हमको एक बड़ा नेता चाहिए, शक्तिशाली नेता, काम करने वाला नेता। हिंदुस्तान की जो शक्ति है उस शक्ति को काम ले करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, बांग्लादेश की हालत ठीक करे, चीन को जो उल्टा बनाए, ऐसे नेता के रूप में आज हम देख रहे हैं सारे देश में जो है नरेंद्र मोदी। ये भूमिका मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। लोकसभा की चुनाव जब मिली है, हमें देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। वो लोकसभा के चुनाव में आपको फैसला करना है। अब चुनाव संकल्प की यात्रा एक दिन में दिमाग नहीं बनता। हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी में 5 साल का अवसर दिया जाता है लोकसभा को, विधानसभा को 5 साल, और 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं। आज आप 15 बार लोकसभा का चुनाव कर चुके हैं, 15 बार। राजस्थान की विधानसभा का 13 बार आप चुनाव कर चुके हैं। ये 14वीं बार विधानसभा का चुनाव करेंगे और 15वीं बार लोकसभा का चुनाव करेंगे। ये चुनाव आए, अब ये चुनाव आए तो सारे राजस्थान में 4 साल, 4.5 साल का अशोक जी गहलोत का शासन आप देखते रहे। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो शासन के रूप में उनको संतोष थे, और जनता में धीरे धीरे इस शासन के प्रति निराशा पैदा हुई, इस शासन के प्रति असंतोष पैदा हुआ, इस शासन के प्रति नाराजगी पैदा हुई। और इसका कारण यह है कि आज सारे राजस्थान में जहां रानी वसुंधरा जी अपनी चुनाव संकल्प यात्रा लेके जा रही है, वहां जिस अपार उत्साह के साथ, जिस हौसले के साथ वसुंधरा राजे के इस बढ़त का स्वागत हो रहा है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं 2003 में भी वसुंधरा जी के साथ उनकी परिवर्तन यात्रा में उनके साथ चला था और 4 महीने तक उस समय उनके साथ रहा था। और एक चमत्कार हुआ था राजस्थान में। उस चमत्कार की याद इसलिए करना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक पार्टी बना चला, धीरे धीरे सारी पार्टियां मिल करके और 2 पार्टियों में आज सीमित हो गई। लेकिन उस राज के चलने में 2 पार्टी सिस्टम आया। 2003 तक राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस के मुकाबले किसी एक पार्टी ने बहुमत हासिल नहीं किया था। जोड़-तोड़ किए, गठबंधन किया, समझौता किया, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले 101 सीटें नहीं रहे। ये चमत्कार था वसुंधरा जी के नेतृत्व का, ये चमत्कार था उनके राजनीतिक कौशल का, ये चमत्कार था उनकी सूझबूझ का, ये चमत्कार था कार्यकर्ताओं को उत्साह पैदा करके एक राजनीति करने का। पहली बार राजस्थान के इतिहास में 200 से विधानसभा में 120 सीटें उन्होंने जीताई। ये उपलब्धि थी
निकला है कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर। भाइयों बहनों, आपको इस बात की जो है जानकारी होगी और ये होना भी चाहिए कि संदेश दो तरह के होते हैं। संदेश आपके याद आते हैं, संदेश कई बार आते हैं, शुभ संदेश आते हैं, शुभ संदेश आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की संदेश यात्रा में जो कांग्रेस लेकर निकली है, मैं पूछना चाहता हूँ उसका कौन सा शुभ संदेश है? आज दिन ब दिन महंगाई की मार बढ़ रही, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सारे बाजार की महंगाई बढ़ती है, डीजल के दाम बढ़ते हैं सारे बाजार की महंगाई बढ़ती है, बिजली की रेटें बढ़ती है सारे बाजार की रेटें बढ़ती है, और इस पर महंगाई उस सीमा पर जा गई है। असह, परेशान, असंतोष, इन महिलाओं से पूछो कैसे चौका चलाती होगी, इनका भगवान ही मालिक है। हमारे कई जो है चौकी की आदत, हमारे भोजन की सामग्री वो हम कम करके चले जा रहे हैं। ये महंगाई इस तरह से चुन दे रही है। मैं अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूँ, क्या अशोक जी गहलोत इस महंगाई को कम करने का आपकी कांग्रेस संदेश यात्रा में कोई संदेश है? ला दीजिए। 1 रुपया क्या किलो गेहूं बेचता है? इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब संतोषजनक चाहिए इस राजस्थान को, उस देश को, कि कौन सी नीतियां हैं जिन नीतियों के आधार पर एक आदमी के हाथ में इतनी आमद आ जाए तो अपनी सारी आवश्यकताएं बिना किसी सब्सिडी और बिना किसी कंसेशन के पूरी कर सके। ऐसा कोई संदेश इस यात्रा में नहीं है। संदेश यात्रा में क्या हो रहा है? बेरोजगारी है, यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा, ये पढ़ा, डिग्रीधारी, सारा नौजवान बेरोजगारी के चक्की में पिस रहा है, निराश होकर घूम रहा है, नौकरी की तलाश में घूम रहा है, उसको रोजगार चाहिए। आज एक नौजवान को मैंने आपसे कहा कि नक्सलवाद का बीज भूखमरी में है। आज इस नौजवान को अगर हमने एक में जाति नहीं डाली, इसकी भूख को नहीं मिटाया, उसको नौकरी और रोजगार दे करके एक अच्छा जीवन जीने के अपने साधन नहीं उठाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस नौजवान को कौन रोकेगा पत्थर उठाने से? और ये पत्थर उठाएगा तब किसके किसको लगेगा? भगवान ने मानी है। तो क्या अशोक जी गहलोत आपकी संदेश यात्रा में कांग्रेस की बेरोजगारी को निकालेगा, नौजवानों के लिए नौकरियों का, पढ़े लिखों के लिए अपने का कोई संदेश है? कोई संदेश नहीं। आज हमारे किसान सारे राजस्थान में कह रहे हैं, किसान पूरा ठीक बीज चाहता है, किसान पूरा अनाज चाहता है, किसान अच्छी खाद चाहता है। सारे राजस्थान में देख लो, बीज में मिलावट, खाद में मिलावट, पूरा मिलता नहीं, आपाधापी की तरह चल रही है। तो क्या इस कांग्रेस की संदेश यात्रा में किसानों के लिए किसी तरह की कोई राहत है? आज हमारे विद्यार्थी अभी आपको सामने मेरे सावधानी कह रहे थे, इससे ज्यादा अत्याचार किसी भी गरीब जनता के साथ नहीं हो सकता कि 8वीं तक परीक्षा ही बची और 10वीं में आवे तो उससे पूछो क्या सीखा है, मैं 10वीं करना जानता हूँ। तो आप ये बताइए कि सरकारी स्कूलों में 8वीं तक तो परीक्षा नहीं होगी, मास्टर नहीं होंगे, मास्टर पढ़ाए नहीं होंगे, इससे ज्यादा बड़ा बच्चाघात तो शिक्षा का कोई हो नहीं सकता। वो नीति चालू कर दी, तो समझ में आता है कि ये नीति कैसे चालू कर दी। हमारे गुलामी के पहले 8वीं का बोर्ड बनाया था, 8वीं तक लड़कों को पढ़ना चाहिए, पहली में पढ़ना चाहिए, दूसरी में पढ़ना चाहिए। और आप में से जानते होंगे आप, ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, ये 3 साल लगाते हैं पहली कक्षा में, पहले जो है इन्फेंट्री, दूसरा 3 साल में पहले कक्षा पास कराते हैं। क्यों? आपको मालूम है कि लड़के की शिक्षा का आधार मजबूत हो जाए और वो आगे एक अच्छे मेधावी छात्र के रूप में कक्षा पास करे, ये आधार मजबूत हो जाए। आज शिक्षा के आधार को कमजोर कर दिया और यही कारण है कि सारे राजस्थान में असंतोष और कानून और व्यवस्था, राजस्थान में सरकार भारतीय चीज है। या खड़ा होकर कहता हूँ, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री हो, क्या कानून व्यवस्था इस देश में है? तो आपके साथ केवल 2 भाइयों बहनों, सरकार से काम कराना,
ने या अपने नाम में टावर हटवाना चाहते थे, आजकल टावर खतरे के निशान बन गए। 70 महात्मा कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का राज दिल्ली में, और 70 भाग मांगने के बाद भी निराशा हाथ लगी। और जब उनको निराशा हाथ लगी तो उन्होंने टावर पर चढ़ करके ऐलान किया, अगर मेरे लिए टावर ठीक करने के हटाने के आदेश नहीं होते तो मैं उल्टा सुल्टा कर दूंगा। ऐसा 6 घंटे टावर पर लटकने के बाद राजस्थान की सरकार चेती। इससे आप अंदाजा लगाओ कि राजस्थान में प्रशासन की क्या हालत है। दूसरा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारे भाई लालचंद कटारिया दिल्ली में मंत्री है, मनमोहन सिंह की सरकार में वो बैठते हैं। ये लालचंद कटारिया जयपुर के हैं, रूरल के। वहाँ कालवा थाना है, उस कालवा थाने के क्षेत्राधिकार में एक हत्या हो गई, एक मर्डर हो गया, एक व्यक्ति मारा डाला गया, और उसके बाद प्रदर्शन हुए, मांगे हुई, डेपुटेशन गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक की मांग कर ली, और कालवा थाने की पुलिस हत्यारों को पकड़ने की पहल नहीं कर सकी, तो उस केंद्रीय मंत्री को कालवा थाने के बाद 7 घंटे तक धरना देना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगाओ कि राजस्थान की सरकार कहाँ है, राजस्थान के थाने कहाँ है, राजस्थान के थानों में कौन बैठा है। आज राजस्थान में थानों में न्याय नहीं मिल रहा, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे, डकैतियां हो रही, अपराध हो रहे, और पुलिस जीत बन चुकी। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो गृह मंत्री भी है, वो पुलिस से अपनी पकड़ नहीं रख सके। उनका हजूर, उनका इकबाल आज खत्म हो चुका है। इसलिए अगर आपको थाने में कोई कार्रवाई करानी होती है तो क्या करते हैं आप, या तो किसी को ढूंढते हैं कि थानेदार साहब तक कुछ कैसा पहुंचा दे, बैठ पूजा, और या फिर कुछ नौजवानों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन में रोक ले तो वो प्रदर्शन के बाद पहले लाठी खाते हैं, फिर पुलिस हरकत में आती है, वो भी पूरी नहीं। आज जितने भी हत्याएं हो रही, जितने बलात्कार हो रहे, बलात्कारी पकड़े जा रहे, हत्यारे पकड़े जा रहे, अपराधी पकड़े जा रहे। आज इस तरह के हालात सारे राजस्थान में है। थाने माफिया के अड्डे बने हुए हैं, माफिया, पुलिस और राजनेता। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं, ये राजनेता कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता नहीं है, ये राजनेता है कांग्रेस के नाम पर असामाजिक तत्व और माफिया तत्व। आज जिस तरह से माफिया बनता है, वो माफिया जमीनों के कब्जे कराने में, गरीबों को डराने में, अपना साम्राज्य फैलाने में पुलिस से मिलकर जो है चलता है। और सारे राजस्थान में असहाय होकर के जनता, पीड़ित लोग आज अच्छे राज्य की कल्पना कर रहे हैं। यही कारण है कि 4 साल से लगातार जो असंतोष इकट्ठा हो रहा था, उस असंतोष को रास्ता मिलने का समय आ गया है इस नवंबर में, और जनता तैयारी में बैठी है कि कब चुनाव का दिन आए, तब वोट डालने का मौका मिले, और हम जो है इस सरकार को विदाई दे दें। या बिल्कुल सारे राजस्थान में साफ हो चुका है। वसुंधरा जी निकली है स्वराज संकल्प यात्रा लेकर के। क्यों स्वराज लेने के मन में क्यों आई? वसुंधरा जी 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल तक राज चलाया था। अच्छा राज चला, अधिकारियों पर पकड़ थी, लेकिन कुछ कारण बने, कुछ कार्यकर्ता नाराज, कुछ जनता नाराज, और 2008 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव जब हुए, तो राजस्थान के मतदाताओं ने किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया, किसी भी एक पार्टी को राज करने का अधिकार नहीं दिया। आपको याद देना चाहता हूँ, 200 की विधानसभा में राज करने का लाइसेंस मिलता है 101 विधायकों के जीतने पर। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के 96 विधायक जीते, 5 वोट से पीछे रख दिया। बीजेपी के 71 विधायक जीते, 23 वोट से पीछे रख दिया, और राजस्थान की जनता ने राज करने का लाइसेंस किसी को नहीं दिया। और जब राज करने का लाइसेंस नहीं दिया तो राजनीतिक अनैतिकता का नंगा नाच हुआ। अवैध तौर तरीके से राज बनाने की जो है फॉर्मूले निकाले गए। और आप मुझे बताओ, जो बसपा के विधायक 6
6 विधायक कांग्रेस को हरा करके विधायक बने थे और कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस की नीतियों में अविश्वास प्रकट करके जो विधायक बने थे उनको खरीदा गया, नाराज किया गया, दबाया गया और उनको कांग्रेस से जोड़ा गया। ऐसे जितने विधायक जो कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस की नीति से असहमति व्यक्त करते हुए मतदाताओं का मत लेकर के और विधान पहुंचे थे, ऐसे विधायक उनको खरीदा गया और पिछले 4.5 साल से एक अनैतिक अवैधानिक सरकार राजस्थान में चल रही है, उसको ठीक करने के लिए वसुंधरा जी एक plan लेकर आई है। इस बार मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपको सुराज दूंगी। जहाँ जहाँ मेरी गलतियां रही है मैं उनको ठीक करूंगी, जहाँ जहाँ पर विकास के काम रुके पड़े हैं मैं उनको ठीक करूंगी और जहाँ जहाँ राजस्थान में कानून और व्यवस्था बिगड़ी है मैं उसको ठीक करूंगी और सारे राजस्थान की नब्ज पहचानने के लिए वो आपके बीच में आ रही है। तो अब अशोक जी क्या कहते हैं, वसुंधरा जी को इनकी पार्टी में दबाव देकर के धमकी देकर के अध्यक्ष बन गई। मैं अशोक जी ने आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी पार्टी में कौन पदाधिकारी बने, हमारी पार्टी में कौन क्या दायित्व संभाले, इसको आपसे क्या मतलब है? लेकिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं किसी तरह का। अशोक जी क्या मुद्दा लेकर आए जनता के पास सामने? संदेश यात्रा उनकी फेल हो गई और नरेगा के मजदूरों को बुला करके उन्होंने कुछ दिन तक जो है संदेश यात्रा को ठीक दिखाने की कोशिश की, वो फेल हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला करके संदेश यात्रा की दिखाने की कोशिश की, वो फेल हो गई और सरकारी तंत्र को कहीं उद्घाटन, कहीं शिलान्यास और अधिकारियों के द्वारा खोज इकट्ठी करके उन्होंने जो है संदेश यात्रा को सफल बनाने की कोशिश की, फेल हो गई। इस तरह राजस्थान में संदेश यात्रा फेल हो गई, उधर संदेश यात्रा फेल, इधर 2003 वाले शेर की श्रीमती वसुंधरा राजे के मैदान में रात को जो है ये रेलियां जिस तरह से बांटी जा रही है अंधाधुंध तरीके से, जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, ये राजनीतिक अनैतिकता है। सरकारी खजाने से वोटों को प्रभावित करने के लिए खजाना लुटाना राजनीति में लोकतंत्र में किसी भी नहीं माना जा सकता। ऐसी प्रक्रिया अब अशोक जी ने चालू की है। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब बातों से आप प्रभावित नहीं होंगे और प्रभावित नहीं होने के साथ ही वसुंधरा राजे के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात प्राप्त करता हूँ। वसुंधरा जी आने वाली है, मुझे कहा तो ये गया था वसुंधरा जी आए कब तक आप बोलते हो, लेकिन क्या बोलो, मेरे पास तो भाषण की सामग्री थी, भूल लिया।